नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन। आज मैं आपको याद होगा कि मैंने आपको एक या दो दिन पहले बोला था कि संजीव जी भी एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट है, मैं खुद भी हूँ। और हम लोगों ने टीम अप करके कुछ बिजनेस रिलेटेड जो दिखते हैं लोगों की उसके बारे में बात करनी शुरू करी है। आपके कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस की, कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई कंसल्टिंग चाहिए, तो आप नीचे ईमेल दिया है, आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियोस को क्रिएट करेंगे। अभी एक मुद्दा हमारे पास, कल किसी ने ईमेल डाला हमें कि ऐसा क्या सिस्टम है भारत में कि जो भी स्टार्टअप्स आते हैं उन्होंने बड़े बढ़ चढ़कर वो आगे भी बढ़ते हैं, काम करते हैं, प्राइवेट इक्विटी मिलती है। लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि पिछले एक दो सालों में वो सारी कंपनीज एक ही करके बंद होती दिखाई देती हैं। जैसे जोमेटो है, वो लॉस मेकिंग है। बाइजूस है, वो भी बहुत ज्यादा राइज किया, वो भी लॉस मेकिंग में है। ऐसे कितने ही नाम हैं जो स्टार्टअप शुरू तो हुए लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो खत्म होते दिखाई देते हैं। और प्राइवेट इक्विटी है, फंडिंग है, कैपिटल है, लोन्स हैं, वो मिलने बंद हो गए हैं। इस सभी मुद्दों के ऊपर संजीव जी के साथ आज बात करेंगे कि ऐसा क्यों सिस्टम है कि ये सारा कुछ हो रहा है भारत में, जबकि एक तरफ तो दिखाते हैं कि भारत राइज कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी ही कंपनियों को लोन या इक्विटी मिलनी इतनी आसान नहीं रही जैसे पहले हो रही थी। तो संजीव जी, सबसे पहले जय श्री राम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय श्री राम सुमित जी। सर, जो ये मुद्दा है, जो एक क्वेश्चन हमने देखा भी है, जो किसी ने, जो हमारे सुनने वाले हैं उन्होंने पूछा है कि जो इंडिया का जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है वो इतना बिगड़ा हुआ क्यों है, और इसके अंदर कि क्या रीजन है कि पैसा दिखता ही नहीं है किसी को। सुमित जी, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि स्टार्टअप सिस्टम की जो शुरुआत हुई कहाँ से। आप देखिए पहले क्या होता था कि मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ कि क्या होता था कि किसी भी नौजवान को अगर कोई बिजनेस शुरू करने की इच्छा होती थी तो उसको कई सारी तकलीफें आती थी। सबसे पहले तो क्या होता था कि ठीक है, उसके पास एक आइडिया है और वो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है, या तो अपनी फैमिली के ट्रेडिशनल बिजनेस में वो बना रहे। अगर उसका मन नहीं है एक्सपेंशन करना है या कुछ नया काम शुरू करना है, या किसी नौजवान का जिसका कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं, फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का उनका बिजनेस नहीं है, उसके उसके बावजूद भी वो बिजनेस शुरू करना है, तो उसके पास आइडियाज तो थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। दुनिया दुनिया तक, क्योंकि तब तक पूरी इंटरनेट के साथ जुड़ चुकी थी, तो सोशल मीडिया से उसको जानकारी चारों से मिल रही थी, बम्बार्टमेंट हो रही थी कि उसको काम क्या करना है, कुछ नयापन उसको अपनी जिंदगी में लेके आना है। आइडियाज बहुत सारे थे। तो उस टाइम पे मोदी सरकार ने कुछ एक इस तरीके का इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नौजवान हैं वो स्टार्टअप अपना शुरू करें, और अगर उनका स्टार्टअप कामयाब होता है तो वो अपने आप में एक छोटे उद्योगपति बन जाएंगे, जो कि कम से कम 20-50 लोगों को आगे से नौकरी देने में कामयाब हो जाएंगे, और दूसरों की और काफी सारे लोगों की जिंदगी संवारने में कामयाब हो जाएंगे, और अपने आप में किसी और पे निर्भर ना रह के अपनी खुद की ही हिम्मत पे बिजनेस को चलाने की हिम्मत रखेंगे। वो बेसिकली जॉब सीकर ना बन के जॉब गिवर बन जाएंगे। तो एक इस तरीके का इकोसिस्टम मोदी जी के ध्यान में था, और उन्होंने उसकी उस चीज के लिए बढ़ चढ़ के काम भी करा। इकोनॉमिक मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक मिनिस्ट्री हो गई, लेबर मिनिस्ट्री हो गई, और इनके जो स्टार्टअप के इकोसिस्टम के लिए और भी कई सारे उन्होंने मतलब संस्थाओं की स्थापना करी। और एक एक जगह जगह पे स्टार्टअप के मतलब उन्होंने मेले लगाने शुरू करे कि लोग उस तरह की एग्जीबिशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बताएं वो क्या कर सकते हैं। और उस तरीके से पूरे इंडिया के अंदर एक सिस्टम बिल्डअप होना शुरू हुआ। तो मोदी जी का जो पहला टर्म था, जिसमें उस टाइम पे हमें देखा जा रहा था कि अगर आपके पास कोई आइडिया होता था तो इन्वेस्टर जो होता था वो आपके आइडिया के ऊपर पैसा लगाने को तैयार था। मगर धीरे धीरे ये चीज देखी गई कि अगर सपोज कीजिए 100 स्टार्टअप के अंदर पैसा लगा है, तो उसमें से मुश्किल से समझिए कि 10 स्टार्टअप ही ऐसे थे कि जो अपने आप को सस्टेन कर पाए, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच पाए, अपने आप को मार्केट में जगह बनाए रखे। बाकी कोई अगले जो 10 से 20% स्टार्टअप थे वो शायद ना ही ऊपर जा पाए ना नीचे जा पाए, मझदार में ही मतलब वो लटकते रह गए। और लगभग 70% स्टार्टअप ऐसे थे जो कि कामयाबी नहीं हुए, उन्होंने लॉस मेकिंग बन गए। तो जो इन्वेस्टर था वो इन्वेस्ट क्यों करता है, सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर स्टार्टअप में इन्वेस्ट क्यों करता है। वो इसलिए इन्वेस्ट करता है कि वो चाहता है कि जो उसने पैसा लगाया उसको 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 ऊपर उसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में पैसा लगा रहा है।
अब तक वो पैसा ब्याजदारी में दे रहा था, ब्याज भट्टे में लगा रहा था, या कि छोटे मोटे कारोबार में लगा रहा था, किसी के हैंड हैंड लोन किसी को दे रहा था। अब उसको एक लीगल सिस्टम मिल गया था जहाँ पे वो अपना पैसा लीगली किसी कंपनी के अंदर उनके शेयर्स के अंगेंस्ट लगा सकता है, उनको लीज पे दे सकता है, या उनको वेंचर कैपिटल की तरह उनको पेश कर सकता है। उस फंड को कई सारे तरीके निकल आए थे कि जिसमें फंड को यहाँ पे लगाया जा सकता था। इसी सिलसिले में फिर धीरे ये चीज नोटिस में आई कि बाहर से भी फंड इंडिया के अंदर आने शुरू हो गए, जो इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करने को तैयार थे, मगर उनको भी वही तकलीफों का सामना करना पड़ा कि जितना पैसा उन्होंने इंडिया के स्टार्टअप सिस्टम के अंदर लगाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उन लोगों को शायद नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके अब ऐसा सीन हो गया कि वो बिना सोचे समझे पैसा नहीं लगाते। बीच में कोविड भी आया, कोविड ने पूरी दुनिया को 3 साल के लिए परेशान करके रख दिया, सारे काम धंधे सब बंद हो गए। चलो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी उन्होंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, कोविड की वजह से तकलीफ आई है, जिन स्टार्टअप्स में हमने इन्वेस्टमेंट करी, जिन पर हमने भरोसा करा, उनको एक बार फिर से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मगर अब जो बाद में जो सपोर्ट आने लगा, वो इस टाइप का सपोर्ट नहीं था कि सिर्फ आइडिया के ऊपर ही पैसा लगाने को ये इन्वेस्टर्स तैयार थे। वो कह रहे थे कि नहीं, आपका आइडिया तो है, मगर आइडिया की जो सीड फंडिंग है, जो उसमें ग्रांट्स हैं, वो आप कहीं और से लेके आइए, या तो अपनी जेब से खुद लगाइए, या जो गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं मार्केट के अंदर जो कि ग्रांट्स देने को तैयार है, चाहे इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आपको ग्रांट मिल जाए, या गवर्नमेंट की किसी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट्स मिल जाए, या आपको थोड़ी सीड फंडिंग आ जाए, आप उस पर पहले अपने को 1-2 साल चला के दिखाओ, अपना पायलट रन करके दिखाओ अपने प्रोजेक्ट का, ताकि हमें यकीन हो जाए कि आप इसको अगले अगले लेवल पर ले जाने के लिए कामयाब हो जाए। मगर सुमित जी, इसके बाद भी कई सारी परेशानियां अभी तक जो है खत्म नहीं हुई है, जो एक एक करके बढ़ती चली गई इस बिजनेस इकोसिस्टम में। सबसे पहली चीज तो क्या है कि अब लोग कहते हैं, लोगों ने अपना मन भी बना लिया, ठीक है हम 1 या 2 साल का पायलट रन भी करके दिखाते हैं। मगर अब क्या होता है, कोई भी सामान बनता है, कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है, कोई भी सर्विस मार्केट में आती है, उसको कौन खरीदता है, कहाँ? उसको खरीदने वाले आप हमारे जैसे इंसान ही है, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर खरीदें या बाहर की दुनिया के लोग खरीदें, एक्सपोर्ट करें यहाँ से, वो चीज एक्सपोर्ट हो। मगर क्योंकि दुनिया के अंदर धीरे धीरे एक स्लो डाउन आ गया, एक इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, दैट मीन्स कि लोग पहले की तरह खर्चा आप कर ही नहीं रहे। तो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टर के दिमाग में ना एक बड़ी अनसर्टिनिटी सी आ गई है, और वो कह रहे हैं कि अगर मैं इस कंपनी में अगर मैं पैसा लगा भी दूं, और इसका प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी अगर मार्केट में नहीं बिकता है, या ज्यादा समय लगता है बिकने के लिए, या कम क्वांटिटी बिकता है, तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। तो वो पहले से ज्यादा कई बार उस पर्टिकुलर बिजनेस वाले के साथ कई सारी मीटिंग्स करता है, उसको अंदर ऊपर से नीचे तक पूरा वो देखने की कोशिश करता है कि इस आदमी में दम कितना है, क्या ये जो वर्ल्ड में चैलेंजेस आ रहे हैं स्लो डाउन की, इसको फेस करने के बावजूद अपने बिजनेस को ऊपर बढ़ाने में ले जाने की हिम्मत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है, कई सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या होते हैं कि वो 2-4 मीटिंग के बाद वो ब्रेक डाउन कर जाते हैं। वो मतलब ऐसा अपना वीक फेस सामने रखते हैं कि कहीं ना कहीं पे उनका भरोसा जो होता है इन्वेस्टर्स के ऊपर से, इन्वेस्टर्स का उन मैन्युफैक्चरर्स से भरोसा उठ जाता है, तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। फिर सर गवर्नमेंट की कुछ जी क्या होता है कि जैसे मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ कंपनीज के अंदर, और मैं इन्वेस्टर्स को मैं अरेंज भी करता हूँ कि कभी इंडियन कंपनीज के अंदर किसी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, इक्विटी चाहिए। प्रॉब्लम क्या आती है हमें कि जो इंडियन बिजनेसमैन है वो शायद इतना एजुकेटेड ही नहीं है कि अपने केस को प्रेजेंट करे। तो वैल्यूएशंस में प्रॉब्लम आती है, कंपनी की बैटिंग करने में प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम भी है इंडियन बिजनेसमैन की। वो कहीं ना कहीं उन्हें होता है कि बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं, इसे हम लूट लें। ये जो मेंटेलिटी लूटने की है, इसके कारण भी जो विश्वास है इन्वेस्टर्स का वो भारतीय कंपनीज के ऊपर नहीं बन पा रहा। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपना। सुमित जी, मेरी कई सारे स्टार्टअप के लोगों से बातचीत होती है, कैसे मैन्युफैक्चर से बातचीत होती है। मैं भी इंडस्ट्री के अंदर घूमता हूँ, और स्टार्टअप के जितने भी एग्जीबिशंस वगैरह होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, मैं वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करता हूँ मैं।
और मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, जब भी मैं इन स्टार्टअप्स की इंटरव्यू लेता हूँ ये समझने के लिए उनका बिजनेस किस लेवल पे है, क्या उनको इन्वेस्टमेंट इस टाइम इस लेवल पे मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, मैं उनको सजेशंस देता हूँ कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने के जो रास्ता है वो थोड़ा आसान हो जाए। मगर एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं या जो उनके उनके उनका जो पिच डेक बनाते हैं, जो उनकी कंपनी की रूपरेखा बनाते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं, तो वो आप वहां पे कहीं ना कहीं पे कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो बड़ी बढ़ा चढ़ा के दिखाई जाती है, जो एक्चुअल फिगर नहीं होती है। अगर सपोज ये किसी की टर्नओवर 1 करोड़ की है, तो वो वैल्यूएशन ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं अगले साल में 10 करोड़ तक पहुंच जाऊंगा। एक साल में 10% या 100 टाइम्स ग्रोथ कहाँ से कौन सा बिजनेस देता है आज की डेट में? सुमित जी की ये मेरी बात समझ से बाहर है। तो हाँ, मैं 15-20% 30% की ग्रोथ मान सकता हूँ अगर बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बट नॉट 100% ग्रोथ। तो वैल्यूएशन के मामले में क्यों फिगर्स को हाइक करा जाता है, ये मेरी समझ से बाहर है। मैं सबको बोलता हूँ कि जो एक्चुअल फिगर है वही देने की कोशिश करो, जो असलियत आपकी है वही बताने की कोशिश करो। उससे क्या होता है कि इन्वेस्टर के दिमाग में आपका कॉन्फिडेंस आपके बारे में बढ़ता है। आप अगर जितनी ज्यादा फिगर को ब्लॉचअप करके दिखाओगे या ब्लॉक करके दिखाओगे, उसके इन्वेस्टर इन्वेस्टर समझदार है, वो बिजनेस वो इतने सालों से बिजनेस कर रहा है, उसको पता है कि जो फिगर्स होती है वो अपनी भाषा खुद बोलती है, कि कोई भी बिजनेस इस तरीके से इस तेजी से नहीं बढ़ सकता, उसका एक पैटर्न होता है बढ़ने का, और वो भी तब बढ़ता है कि जब सब चीजें आपकी फेवर में हो। तो सिर्फ सिर्फ कागजों पे दिखा देना कि ये वैल्यूएशन हमारी बिजनेस की इतनी है इसलिए हमें इतनी इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए, तो ये तो कोई मतलब उसका एक बेंचमार्क नहीं बनता। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नौजवान है, बहुत सारे जो स्टार्टअप है वो मार खा रहे हैं आज की डेट में। सर आपको नहीं लगता कि जैसे ये ओवर कमिट कर देते हैं, भारत के जो बिजनेसमैन है तो इतना ओवर कमिट कर देते हैं कि कल को जो परफॉर्मेंस करनी पड़ती है परफॉर्मेंस वो दे नहीं पाते। और कहीं ना कहीं जैसे बड़े बड़े हमने स्टार्टअप देखे हैं तो उनका भी यही हाल है। जो उन्होंने प्रोमिस किए थे इन्वेस्टर को कि हम ये करेंगे वो करेंगे कंपनी को यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, वो परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाते हैं। तो उसके कारण भी जो भारतीय कंपनीज हैं उनके ऊपर इन्वेस्टर्स का जो जो विश्वास है वो टूटता जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुमित जी। देखिए, अगर मैं आज बिजनेस शुरू करता हूं, मुझे पता है मुझे एक 3 साल का साइकिल लगेगा मेरे को उस बिजनेस को बेसिकली सर्वाइवल मोड में लाने के लिए या प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर लाने के लिए। अगर मैं पहले ही साल में बोल दूंगा कि हाँ जी मैं इतना ग्रोथ करके दे दूंगा और मेरे बिजनेस प्रॉफिट में आ जाएगा, तो ये बात समझ से बाहर है। ऐसा होता नहीं है। मतलब रेयरेस्ट और रेयर केस में ऐसा हो जाए और कोई विंडफॉल किसी को मिल जाए तो बात अलग है, बट नेचुरल प्रोसेस जो बिजनेस का होता है उसमें लगभग आपको 2.5 से 3 या 4 साल भी लग जाते हैं एक प्रॉफिटेबल लेवल पे पहुंचने के लिए। तो मगर यहाँ के बिजनेसेस शायद डरते हैं कि अगर हम इनको ये बोल देंगे कि जी अगले साल में हम नहीं पहुंच पाएंगे, या वो जो इन्वेस्टर्स टफ क्वेश्चन पूछते हैं उसके टफ क्वेश्चन को ये इस तरीके से जवाब देते हैं कि जी जी हम अगले साल ही इसको इस इतनी ग्रोथ तक ले आएंगे। इन्वेस्टर कहता है ठीक बात है, चलो ये पैसा दिया तुम्हें, अभी पूरा तुमने 1 करोड़ मांगा, मैं 25 लाख देता हूँ, मैं जैसे जैसे अभी ग्रोथ होगी मैं बाकी पैसा तुम्हें धीरे धीरे देता जाऊंगा। वो 25 लाख रुपए से तो उसको ऊँट के मुंह में जी रहा है ना, वो क्या करेगा 25 लाख से? उसको तो 1 करोड़ चाहिए। जब तक पूरी इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं तब तक वो ग्रोथ कहाँ से करेगा? या तो पूरा पैसा ले ले, या तो अपनी जेब से थोड़ा पैसा डाले प्लस 25 लाख ये ले ले, और उसको जो ग्रोथ स्टोरी जो इन्वेस्टर को तुमने दिखाई है वो करके दिखा दो। वो हो नहीं पाती है। इन्वेस्टर अगले 1 साल के बाद ही उसे अलग हो जाता है कि भैया मेरे 75 लाख तो बचे, मैं तो 25 लाख नहीं बच गया, नहीं तो ये तो मेरे पूरे 1 करोड़ डुबा देता। तो ओवर कमिटमेंट जो है ये नहीं होनी चाहिए, मगर अफसोस की बात है यहाँ पे बिजनेसेस जो है ज्यादातर ओवर कमिटमेंट देने से बाज नहीं आते। सर एक और चीज भी है जो मैं देखता हूँ हमेशा कि जो इन्वेस्टर है वो कहता है कि मैंने तुम्हें 100 रुपये दिया है, मुझे 3 साल में ये 200 रुपये वापस चाहिए। और जो हमारा बिजनेसमैन है वो बोल देता है हाँ जी मैं कर दूंगा। और जो इन्वेस्टर है वो बोलता है कि अगर तुम मुझे ये 200 रुपये वापस नहीं करते हो तो मुझे एक एग्जिट का ऑप्शन चाहिए कि मेरा पैसा वापस कैसे आएगा। तो जो कंपनी वाले लोग हैं वो बोल देते हैं कि हम तो आईपीओ ले आएंगे, हम रिश्तेदारों से पैसे ले आएंगे, हम बैंक से ले लेंगे। वो ऐसी ऐसी कमिटमेंट कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, कर देते हैं। अब इन्वेस्टर भी उसके बाद ये कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसके कारण भारतीय जो कंपनीज हैं उन्हें बाहर से पैसा या इन्वेस्टर से पैसा आसानी से नहीं मिलता। यानी कि कुछ लोग हैं जो गलतियां करते हैं लेकिन प्राइस सभी को पे करनी पड़ती है। आपको ऐसा नहीं लगता? सुमित जी, देखिए कोई भी इन्वेस्टर मार्केट में आता है वो जब भी इन्वेस्टमेंट की आपके साथ कमिटमेंट करेगा तो वो अपने एग्जिट प्लान भी साथ में लेके आता है।
वो चाहता है कि उसका जो एग्जिट है वो 3 साल नहीं तो 5 साल नहीं तो 7 साल में उस कंपनी से हो जाए, और जब भी वो एग्जिट करे वो आप जितना पैसा लगाया उससे ज्यादा पैसा लेके वहां से निकले। तो अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि मैंने 100 रुपए लगाए हैं तो मैं 3 साल में 200 रुपए लेके निकलूंगा, तो आप ऐसा करने को तैयार है? अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। मुझे उस चीज को उसको उसको रियलिटी दिखानी पड़ेगी कि नहीं सर, ये 300 को 200 रुपए नहीं दे पाऊंगा, 100 का 125 रुपए दे पाऊंगा, मैं आपको 25% ग्रोथ दे पाऊंगा। अगर आप इसके लिए राजी होते हैं तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज मेरे को आपका पैसा नहीं चाहिए। लोग लालच में आ जाते हैं, उनको लगता है कि ये पैसा नहीं मिलेगा तो शायद उनकी दैयत आज ही डूब जाएगी, पता नहीं जिंदगी में सर्वाइव कैसे करेंगे। ये स्ट्रगल के फेस ये स्टार्टअप ये चाहते हैं कि रेडीमेड काम हाथों मिल जाए, सामने वाले को पैसा मिल जाए, उसके बाद बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी। वो ये नहीं जानते कि जो आप पैसा लगाता है वो आपके साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के टर्म्स एंड कंडीशन कैसी लिखी होती है, वो बेसिकली आपको कोर्ट तक घसीट कर सकता है अगर आप उसके हिसाब से काम नहीं करते हो तो ठीक है। फायदा और नुकसान बेसिकली जो है वो बिजनेस में लगा रहता है, रिस्क लेने की एबिलिटी भी इन्वेस्टर होती है, मगर आज की डेट में इन्वेस्टर को जो सही पिक्चर नहीं दिखाई जा रही है स्टार्टअप वालों से। अब एक तो वैल्यूएशन बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, दूसरा ओवर कमिटमेंट जो करने की आदत है कि हम ये इतना काम आपको इतना टाइम में करके दिखा देंगे, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से चैटर हो रहा है। सर मैंने एक और चीज देखी है कि जो कई सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे एजुकेशन सेक्टर, हमें लगता था कि हमेशा ही राइज करने वाला है, लेकिन उसके अंदर भी डिक्लाइन देखा है हमने भारत के अंदर। एजुकेशन जो कि ऑनलाइन एजुकेशन का काम करते हैं, फिनटेक है, ई कॉमर्स है, अभी तो स्टार्टिंग है इन सारे प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन ये भी कोई ज्यादा बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे, ये भी रेड में है, इन्हें भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिल रहे। आपको लगता नहीं है कि ये सारे फैक्टर्स हमने बात करे हैं, अनसर्टेनिटी 4 जून के बाद भारत के अंदर जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर भी अनसर्टेनिटी आ गई है कि गवर्नमेंट चलेगी नहीं चलेगी, क्या स्ट्रेंथ दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं। आपको नहीं लगता ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं बाहर की इन्वेस्टमेंट्स को भारत में लेके आने के लिए और हमारे कंपनीज को देने के लिए? सुमित जी, किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए वहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक स्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया के अंदर हमें 10 साल एक मेजोरिटी से चुनी हुई गवर्नमेंट मिली है, इसकी वजह से वहां पे 10 साल खूब एक इंडियन इंडस्ट्रीज को एक बुल रन मिला है। मगर अब जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली बिसाखियों पर है। ठीक है, मेजोरिटी पे है, मगर वो एक कोalition के अंदर गवर्नमेंट है, तो वो शायद पहले की तरह इतना पावरफुल नहीं है। अपनी बार ऑपोजिशन भी काफी सारी सीट्स निकाल के लाई है, तो ऑपोजिशन की आवाज भी उतनी ही बुलंद है जितनी जितनी अपनी रूलिंग पार्टी की आवाज इस वक्त कंट्री के अंदर है। तो मगर जो ऑपोजिशन है वो इंडिया का जो ग्रोथ स्टोरी है या इंडिया के अंदर जो सही काम हो रहे हैं उसको गलत तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में पेश कर रही है, जिसकी वजह से बाहर का जो इन्वेस्टर है वो भी 10 बारी सोच रहा है कि भाई इंडिया के अंदर पता नहीं हालात कैसे पैदा होंगे, ये गवर्नमेंट चल पाएगी नहीं चल पाएगी, आने वाले दिनों में हम अगर पैसा लगा देते हैं यहाँ पे तो हमारी रिटर्न इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, क्या यहाँ के बच्चे। बट वो ये नहीं सोचते कि ये इन्हीं स्टार्टअप में से कई सारे स्टार्टअप इन पिछले 10 साल में कामयाब भी हुए हैं, उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया है, वो अपने आप को उस लेवल पे लेके गए हैं जिसके अंदर से वो 100 करोड़ या 200 करोड़ की स्टोरी लेवल तक भी पहुंच गई, यूनिकॉर्न्स भी बने हैं कई सारे वहां से। बट और मगर अब जो माहौल जो बना हुआ है एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, और इसके अंदर इन्वेस्टर इतनी आसानी से नहीं आता। और बहुत जरूरी है कि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कुछ ऐसे कड़क कदम उठाएगी जिससे जिससे कि वो बढ़ चढ़ के आए इंडिया के अंदर। और जैसे सपोज कीजिए जैसे जिस साल में इंडिया के अंदर G20 की सम्मेलन होना था, वो पूरा साल ऐसा निकला कि पूरे इंडिया के अंदर G20 के सम्मेलन हर एक स्टेट में जाके, हर स्टेट कैपिटल में हुए, हर बड़े शहर के अंदर हुए, वहां पे इन्वेस्टर पहुंचा, वहां पे स्टार्टअप भी पहुंचा, वहां पे ऑलरेडी जो बिजनेसेस आप लोग स्टैब्लिश कर चुके थे वहां पहुंचे, पूरा इकोसिस्टम बना जहां पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सकते थे, बिजनेस डील साइन कर सकते थे। कुछ उस तरीके का ही इनको मोदी गवर्नमेंट को फिर से करने की जरूरत है, कोई कि जैसे 2025 का जो साल आने वाला है अब से 4-6 महीने बाद में, उसकी तैयारी ऐसे करेगी कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी के नाम से वो साल बना दे, और उसकी तरीके से पूरे साल के अंदर कुछ इंडिया के अंदर ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इस तरीके से होती रही कि हर शहर में इन्वेस्टर पहुंचे, हर जगह सेमिनार हुए, हर जगह वर्कशॉप कंडक्ट हुए, हर जगह एग्जीबिशन कंडक्ट हुए, जिस तरीके से जिस टाइम पे G20
के साल में भी वैसा करता है, वैसे ही कुछ फिर से करने की कोशिश करें तो शायद एक झटका और दे सकती है ये हमारी स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और उसकी वजह से शायद वो इकोसिस्टम फिर से फ्लरिश कर पाए। मगर आज का जो टाइम चल रहा है सुमित जी, इसमें तो मेरे को ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, और ये कैसे वापस ट्रैक पे आएगा इसके लिए मेरे पास बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है। अच्छा संजीव जी, अब जैसे मैं आपको मालूम है मैं चाइना में रहता हूँ, अमेरिकन कंपनीज के साथ मैंने काम किया है। वहां पर भी अगर 100 स्टार्टअप्स हैं तो 99 तो बंद हो जाते हैं। एक ही स्टार्टअप होता है जो राइज करता है। तो वहां पर लेकिन जो रिस्क टेकिंग फैक्टर्स है अमेरिका के अंदर, चाइना के अंदर, वो बहुत हाई है। लेकिन भारत के अंदर हम कमी देखते हैं ये रिस्क टेकिंग फैक्टर्स की। इसलिए हमारे यहाँ पर कोई भी बड़ी चीज डेवलप नहीं होती भारत के अंदर। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये रिस्क टेकिंग फैक्टर्स जो है ये इंक्रीज करनी चाहिए हमारे इन्वेस्टर्स को भी? अगर वहां पे ले सकते हैं अमेरिका में, चाइना में, भारत में क्यों नहीं होता? सुमित जी, सबसे बड़ा उसके पीछे वजह क्या है कि देखिए, वेस्टर्न इकोनॉमी में, यूएसए में, कनाडा में जो बच्चा होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत यंग एज से लेनी शुरू कर देता है। अगर उसको वाकई में पढ़ना है तो वो अपनी कमाई से ही पढ़ता है, कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करेगा, कुछ करेगा, तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर अपनी लाइफ को संभालता है और अपनी कैरियर को भी संभालता है। सेम चीज अगर इंडिया में देखा जाए तो यहाँ पे जो बच्चा जब तक ग्रेजुएशन नहीं कर लेता वो तो माँ बाप के पैसे पे ही जीता है। ये चीज देखिएगा, माँ बाप उसको बच्चे की तरह पालते हैं, तो उसको उसके अंदर वो अपने आप को संभालने का, अपने आप को डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी नहीं आती है। तो जो स्टार्टअप्स हैं इसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व है, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर्स इन्वॉल्व है जो कल तक तो माँ बाप की छत्र छाया के अंदर थे, उनके कहने पे चल रहे थे, आज सडनली उनको बिजनेस को चलाने की डिसीजन मेकिंग कहाँ से आ जाएगी? तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग कर रही है कि आज की डेट में कॉलेजेस के अंदर जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज को शुरू करा जाए उतना कम है। एमबीए तो कर रहे हैं, किसमें फाइनेंस में कर रहे हैं, आप बैंकिंग में कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई कोर्स करने को तैयार ही नहीं है। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में भी तो एमबीए कोर्सेज लॉन्च कीजिए। आप एमबीए के लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे क्यों, अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे भी तो जैसे बीबीए है, बीबीए की जगह पे तो आप ईबीए कर दो, एंटरप्रेन्योर बिजनेस एप्लीकेशन कोर्स का नाम देके उसको शुरू कर दो। उसके अंदर रियल जो बिजनेस वर्ल्ड से जो रियल लोग जो हैं वो वहां जाके अपने लेक्चर्स देंगे, वो अपने रियल टाइम के बारे में एक्सपीरियंस से शेयर करेंगे, वो लोगों के अंदर जो सवाल जवाब है, जो उनके अंदर क्वेरीज है उसको जवाब देंगे, और एक रियल मॉडल बिल्डअप करने के लिए उनके साथ वर्कशॉप जोड़िए, उनके साथ इंक्यूबेशन सेंटर्स जोड़िए। ठीक है, काफी काम हुआ है पर बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी भी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग इज लैकिंग इन द कंट्री, इन द यूथ। हमारे जो नौजवान हैं वो आज भी सही डिसीजन लेने में पीछे रह रहे हैं परस्पर, कि अगर उनको कंपेयर करा जाए वेस्टर्न वर्ल्ड के यूथ के साथ में। ये इंडिया के जो यूथ है वहां से अच्छे आइडियाज रखते हैं, अच्छे, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मगर वो सर्वाइव कैसे करना है, अच्छे डिसीजंस कैसे लेने हैं, उसके अंदर आज भी उनकी क्षमता उस मामले में कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो आज जो हमने डिस्कस किया है वो था कि वेरियस फैक्टर्स कि हमारे यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं भारत में वो राइज क्यों नहीं करते, पैसा क्यों नहीं मिलता। उसका रीजन है कि हमें या तो डिसीजन मेकिंग की कमी है, दूसरा ओवर कमिट करते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं इन्वेस्टर को, इसलिए इन्वेस्टर्स भी हमें सीरियसली नहीं लेते और आसानी से हमें पैसा नहीं देते। अगर ये थोड़ी सी चीजें हम चेंज कर दें, थोड़ा प्रोफेशनली काम करें, तो ये सारी चीजें चेंज हो सकती हैं। और दूसरा फैक्टर था कि जो पॉलिटिकल फैक्टर है कि जैसे एक वीक गवर्नमेंट, दुनिया को लगता है कि वीक गवर्नमेंट है, ये इतनी स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं है, तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स की कमी होती जा रही है। और लास्टली पूरी दुनिया में रिसेशन है, पैसे की कमी पूरी दुनिया में है, तो उसका भी रीजन है जिसके कारण पैसा भारत में नहीं आ रहा। तो देखते हैं आगे आगे क्या होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और अपनी आदतों को सुधारना पड़ेगा। तो सर, आपको क्लोजिंग कमेंट हो तो बताइए। सुमित जी, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो इस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, उनको उनको वो चाहूंगा कि वो बढ़ चढ़ के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अपने सवाल जवाब लेके आए। हम और वो दे आर मोस्ट वेलकम कि वो जिस भी तरीके का सवाल लेके आएंगे हम उसी तरीके का प्रोग्राम आने वाले दिनों में बनाने की कोशिश करेंगे, उनको हल देने की कोशिश करेंगे। उनमें से कुछ को हम अपने प्लेटफॉर्म पे इन्वाइट भी करेंगे ताकि वो हमारे ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा भी बन सके, और हम मिलकर एक सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें लोगों के तकलीफें दूर हो और उनको उनको सोल्यूशन मिल पाए अपनी क्वेरीज का। बिल्कुल ठीक है सर, वी आर ओपन टू दिस।
हम तो चाहते हैं कि भारत राइज करे, भारत की कंपनीज राइज करें। कोई कंपनीज राइज करेंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और देश भी तरक्की करेगा। इसीलिए ये मुद्दा हमने दोबारा से शुरू किया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को हेल्प करने के लिए। जहां तक हमारे से होगा, हम पूरा अपना जी जान लगाएंगे इस काम को करने के लिए। सर, थैंक यू सो मच। बड़े डिटेल में हमने डिस्कशन किया है, इस मुद्दे को और आगे लेके जाएंगे और इस मुहिम को, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ रिलेटेड चीजें हैं, इसे हम बंद नहीं करेंगे, इसको और तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। कोशिश करेंगे कि हर एक एक दो दिनों में एक वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाया जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टुडे। और अगले मुद्दे पे दोबारा से बात करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.